हाय गाइस, मैं हूं प्रभास और स्वागत है आपका जीएस वॉरियर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम कवर करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स, जो कि आता है हमारे संविधान के पार्ट 3 में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट्स आता है पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक कवर होता है। इसे हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट था, ये सबसे पहले डिस्कस हुआ था 1931 में। कहाँ पे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के कराची सेशन में, जिसे प्रिसाइड किया था सरदार पटेल ने। हमारे संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6। क्या क्या? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और जो राइट टू प्रॉपर्टी था, ये पहले एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद इसे एक लीगल राइट बना दिया गया, जो कि आता है आर्टिकल 300A में। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि लीगल राइट और फंडामेंटल राइट के बीच डिफरेंस क्या है। लीगल राइट इज प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। अगर आपका लीगल राइट वायोलेशन होता है तो आप किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका फंडामेंटल राइट वायोलेट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। ऑर्डिनरी लॉ कैन बी चेंज्ड बाय द लेजिस्लेचर इन इट्स ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन। अगर राइट टू प्रॉपर्टी में हमें कुछ चेंजेस लानी है तो वो प्रोसेस कैसे होगा? सिर्फ पार्लियामेंट में एक बिल पास होगा और उसके बाद उसमें चेंजेस आ जाएंगे। लेकिन अगर हमें फंडामेंटल राइट्स में कुछ चेंजेस लाने हैं तो हमें उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लानी पड़ेगी। अब आते हैं टर्म स्टेट पे, जो कि बताता है डेफिनेशन ऑफ ए स्टेट। यहाँ पे स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, यहाँ पे स्टेट का मतलब है गवर्निंग बॉडी। और आर्टिकल 12 के हिसाब से स्टेट टर्म के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? पार्लियामेंट होता है, गवर्नमेंट भी होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब ये है कि द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। उसके अलावा जो लोकल अथॉरिटीज होते हैं, जैसे कि पंचायत, म्यूनसिपालिटी, ये सब भी स्टेट टर्म के अंडर आती हैं। इसके अलावा जो PSUs होते हैं, LIC, ONGC, ये सब भी आती है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो भी स्टेट टर्म के अंडर आएंगी। और आपका अगर फंडामेंटल राइट वायोलेट हुआ है और आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि कौन सी प्राइवेट बॉडी को एज ए स्टेट कंसिडर किया जाएगा और किसको नहीं किया जाएगा। अब आते हैं आर्टिकल 13 पे, जो कि बताता है ऑल लॉज दैट आर कंसिस्टेंट विथ एनी फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब यह है कि फंडामेंटल राइट्स में मान लीजिए कुछ अमेंडमेंट आता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो डिसाइड करेगा कि वो जो अमेंडमेंट हुआ है क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ इंक्लाइंड है या फिर उस बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है तो फिर उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। अब आते हैं टर्म लॉ पे। जब हम लॉ की बात करते हैं तो उसके नीचे क्या क्या आता है? उसके नीचे आता है परमानेंट लॉज एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जितने भी लॉज पास करते हैं वो। फिर टेम्पररी लॉज लाइक ऑर्डिनेंस इशूड बाय प्रेसिडेंट और गवर्नर, रूल्स एंड रेगुलेशंस, नॉन लेजिस्लेचर्स यूजिंग फोर्स ऑफ लॉ। और ये जितने भी है वी कैन चैलेंज दैट इन ए कोर्ट। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कैन बी चैलेंज्ड इफ इट वायोलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर। ये कब हुआ था? केशवानंद भारती केस में हुआ था। अब आते हैं आर्टिकल 14 में, जो कि बात करता है राइट टू इक्वालिटी की। ये कहता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के टेरिटरी के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे भारत का नागरिक हो या ना हो, सब लॉ के सामने समान है। ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ implies that no one is above the law of the land। वो कोई भी हो, वो देश का जो लॉ है उसके ऊपर नहीं हो सकता। अब आते हैं आर्टिकल 14 के कुछ एक्सेप्शन पे। द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड द परफॉर्मेंस ऑफ पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिस। वो अपने पावर्स
को एक्सरसाइज करने के लिए कोई भी कोर्ट के सामने आंसरेबल नहीं है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, और जो सिविल प्रोसीडिंग्स हैं वो भी 2 महीने के नोटिस के बाद चालू हो सकती है। नो पर्सन लायबल टू सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट टू पब्लिकेशन इन द न्यूज़पेपर। अगर कोई रिपोर्टर ट्रू रिपोर्ट दिखाता है पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर में कोई भी चीज को लेके, तो उसके खिलाफ कोई भी सिविल या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है। नो एमपी एमएलए लायबल टू एनी प्रोसीडिंग फॉर व्हाट एवर सेज और वोट फॉर इन पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर। अगर कोई एमपी या फिर एमएलए पार्लियामेंट में कुछ चीज बोलता है या बोलती है या फिर किसी चीज को लेकर वोट करते हैं, तो उसके लिए दे आर नॉट लायबल टू एनी प्रोसीडिंग। Foreign rulers, ambassadors and diplomats enjoy immunity from criminal and civil proceedings. United Nations Organization and its agencies enjoy diplomatic immunity. अब आते हैं आर्टिकल 15 पे, जो कि बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये जो अधिकार है ये सिर्फ भारत के नागरिकों के पास ही है, ये फॉरेनर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये बोलता है कि जो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन सारे ग्राउंड्स पे कोई भी भारत के नागरिक के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अलग ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, लेकिन इन ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसका मतलब है अगर आप किसी दुकान में, होटल में या फिर किसी मंदिर में या फिर किसी कुएं से पानी पीने के लिए जा रहे हैं, तो इन सारे ग्राउंड्स पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। बट नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from making any special provisions for women and children, and also for the advancement of any socially and educationally backward classes or for the SC/ST community. अगर स्टेट चाहे तो वो वुमेन, चिल्ड्रन, सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस है, SC/ST कम्युनिटी है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस ला सकती है। अब आते हैं आर्टिकल 16 पे, जो कि बोलता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the state. सबके पास समान अधिकार है स्टेट के अंडर किसी भी ऑफिस में अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन स्टेट के पास ये राइट भी है कि वो किसी भी पोस्ट के लिए नेसेसरी क्वालिफिकेशन और सिलेक्टिव टेस्ट डिस्क्राइब कर सकती है। It also empowers the state to make special provisions for the reservation of appointments and posts in favor of any backward class of citizen which in the opinion of the state are not adequately represented in the services under the state. It also provides for the reservation of seats in promotion for the scheduled caste and scheduled tribes. Office related to religious institutes can have members of a particular religion. अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए हिंदू महासभा या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, वहां पे एम्प्लॉयमेंट के लिए एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ही चाहिए, क्योंकि अलग रिलीजन के लोग वो सारी चीजों को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए स्टेट के पास ये राइट भी है। अब आते हैं आर्टिकल 17 पे, जो कि बात करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। दिस राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। However, untouchability has not been defined in Constitution or any act. For its practice, there is a punishment of 6 months of jail and 500 rupee fine, or both. अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या नहीं कर सकते हैं अनटचेबिलिटी के रिगार्डिंग। वी कैन नॉट प्रिवेंट एनी पर्सन फ्रॉम एंटरिंग इन पब्लिक वर्शिप। किसी भी व्यक्ति को मंदिर जाने से नहीं रोक सकते। कांट जस्टिफाई अनटचेबिलिटी ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स। कैन नॉट डिनाई ए पर्सन एक्सेस टू शॉप और होटल्स। कैन नॉट डिनाई ए पर्सन टू गेट एडमिटेड इन हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स। ये सारी चीजें हम नहीं कर सकते। अब आते हैं आर्टिकल 18 पे, जो कि बात करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। No title not being military or academic distinction shall be conferred by the state. यहाँ पे 2 एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि मिलिट्री और एकेडमिक। मिलिट्री टाइटल्स क्या होती है, जैसे कि कैप्टन, मेजर, कर्नल, जनरल, ये सब होते हैं मिलिट्री टाइटल। और एकेडमिक टाइटल होते हैं ER फॉर इंजीनियर, डॉक्टर। ये सब टाइटल्स एबोलिश नहीं किए जाएंगे। इसका जो क्लॉज 1 है वो ये बोलता है कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब एज ए टाइटल रिगार्ड नहीं किए जाएंगे। ये सब टाइटल्स यूज किए जा सकते हैं, लेकिन ये सब टाइटल्स एज ए प्रीफिक्स और एज ए सफिक्स आप यूज नहीं कर सकते। मान लीजिए आप स्टेज पे हैं और सचिन तेंदुलकर जी को स्टेज पे बुलाना चाहते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी को हम स्टेज पे इन्वाइट कर रहे हैं। ऐसा प्रीफिक्स और सफिक्स के हिसाब से आप यूज नहीं कर सकते। फिर आता है क्लॉज 2, जो कि बोलता है कोई भी सिटीजन कोई भी फॉरेन कंट्री से कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता।
क्लॉज 3 बोलता है एनी फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। कोई भी फॉरेनर अगर स्टेट के अंडर सर्विस में है तो वो कोई भी फॉरेन स्टेट से टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। सेम इज एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स एज वेल। अब आते हैं आर्टिकल 19 पे, जो कि बोलता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल 19 ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। इट गारंटीज द सिटीजन ऑफ इंडिया फॉलोइंग 6 फंडामेंटल राइट्स। इसके अंदर 6 फंडामेंटल राइट्स आते हैं। वो क्या क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपके पास आपकी भावनाओं को व्यक्त करने का फ्रीडम है, लेकिन ये जो राइट है ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें भी कई सारी लिमिटेशन है। अगर आपकी स्पीच से नेशनल सिक्योरिटी को कोई ठेस पहुंचता है या फिर हमारे देश का इमेज खराब होता है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर जो सेकंड चीज आती है वो है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। आप या फिर आपका ग्रुप कहीं पे भी असेंबल हो सकता है, लेकिन वो पीसफुली होना चाहिए और आपके पास कोई भी आर्म्स नहीं होने चाहिए, यानी कि कोई भी एक्सप्लोजिव्स, गन्स, ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। फिर आता है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। हमारे देश के अंदर बहुत सारे एसोसिएशंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपको देखने मिलेंगे, जैसे एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, ऐसे भी कई और एसोसिएशंस हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। आप देश के अंदर कहीं पे भी जा सकते हैं, आप उड़ना चाहते हैं तो उड़ सकते हैं, दौड़ना चाहते हैं तो दौड़ सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। आप देश में किसी भी पार्ट, देश के किसी भी पार्ट में रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। आपके पास अपना खुद का प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन चुनने का हक है। तो जब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो हमारे आंखों के सामने सबसे पहले मीडिया आ जाता है, क्योंकि उनके पास तो फ्रीडम है, चाहे वो गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकते हैं, अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो ये जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो हमारे संविधान में कहाँ मेंशन किया गया है? फ्रीडम ऑफ प्रेस इज nowhere mentioned in our constitution. It is implicit in Article 19. Originally, Article 19 had 7 rights, but the right to acquire, hold and dispose of property was deleted by the 44th Amendment Act 1978. और ये जो 6 राइट्स हैं दे आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट स्टेट एक्शन ओनली एंड नॉट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। अब आते हैं आर्टिकल 20 पे, जो कि बताता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। No person shall be convicted for any offence except for the violation of law, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence. कोई भी व्यक्ति को हम कन्विक्ट नहीं कर सकते, हम उसे उठा के जेल में नहीं डाल सकते अगर उसने लॉ को वायलेट नहीं किया है। आप अगर रावलाट एक्ट पढ़े होंगे हिस्ट्री में, तो वहां पे ब्रिटिशर्स ने एक रूल बनाया था कि वो अपनी मर्जी से किसी को भी उठा के जेल में डाल सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता अब। और अगर आपने कोई क्राइम किया है उसका पेनल्टी है 500 रुपए, तो आपसे कोई 1000 रुपए भी नहीं ले सकता। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। अगर आपने कोई भी क्राइम किया है और उसके लिए आपको 5 साल की सजा हुई है, आप जेल से निकलते ही आपको फिर से बोला जाएगा कि आपने वो गलती की थी, इसके लिए और 5 साल जेल जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। एक पनिशमेंट के लिए एक ही बार सेंटेंस आपको मिलेगा। देयर इज नो डबल जियोपर्डी। सो नो डबल जियोपर्डी का मतलब ये है कि आप कोई मंदिर का घंटा नहीं है कि आपको बार बार बजाया जाएगा। एक बार क्राइम के लिए एक ही बार पनिशमेंट मिलेगा। फिर आते हैं आर्टिकल 21 पे, जो कि बताता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. यहाँ पे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए जज ने किसी क्रिमिनल को फांसी की सजा सुनाई है और वो क्रिमिनल बोलता है कि नहीं, मेरा तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ आर्टिकल 21 के तहत मुझे मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है। जितनी भी आपको लिबर्टी मिल रही है वो लॉ के दायरे में ही मिल रही है, उससे हम पुश नहीं कर सकते। Personal freedom is secured by the Constitution by the judicial writ of habeas corpus according to Article 32 and Article 226. और जो क्लॉज ए है आर्टिकल 21 का, वो ये बताता है कि स्टेट shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years. इसके अलावा
24 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट, thus no legislation passed by the government can unduly violate it, क्योंकि मोस्टली आर्टिकल 21 के अंडर आता है और एडिशनली पार्ट 3 के अंडर भी आता है। आर्टिकल 22 provides protection against arrest and detention in certain cases. No person who is arrested shall be detained in custody without being informed of the grounds for such arrest, nor shall be denied the right or consult and to be defended by a legal practitioner of his choice. किसी को भी हम अरेस्ट नहीं कर सकते बिना उसको बताए कि किस ग्राउंड पे उसको अरेस्ट किया जा रहा है, और उसके पास ये अधिकार है कि वो अपने चॉइस के हिसाब से लॉयर के साथ कंसल्ट कर सकता है। Every person who is arrested and detained shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours. अगर हम किसी को अरेस्ट करते हैं तो उसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने लाना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर। The above procedure is however not available to an enemy alien. अगर हमारे जो एनिमी नेशंस हैं जैसे कि पाकिस्तान हो गया, उसका कोई सिटीजन अगर अरेस्ट होता है तो ये राइट उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? ए पर्सन अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर ए लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। इट मीन्स डिटेंशन ऑफ ए पर्सन विदाउट ट्रायल। इट्स ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू पनिश ए मैन फॉर हैविंग डन समथिंग बट टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग इट। द गवर्नमेंट इज एंटाइटल्ड टू डिटेन एन इंडिविजुअल अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन ओनली फॉर 3 months। मान लीजिए गवर्नमेंट को शक है कि एक व्यक्ति आगे चलकर क्राइम करने वाला है, उसने किया नहीं है लेकिन करने वाला है, तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर 3 महीने तक डिटेन करके रख सकती है। इसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब आते हैं आर्टिकल 23 पे, जो कि कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर के बारे में। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगर एंड अदर फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड। अगर कोई व्यक्ति ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा है तो वो एक क्राइम है। अगर वो किसी को फोर्स्ड लेबर कर रहा है, फोर्स्ड लेबर का मतलब है कि उस व्यक्ति का मन नहीं है वो काम करने के लिए लेकिन उसे फोर्स किया जा रहा है, अगर उस तरह का कोई भी काम होता है देन इट्स ए क्राइम। एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। अब आते हैं आर्टिकल 24 पे, व्हिच सेज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। No child below the age of 14 can be employed in any factory or mine or any other hazardous employment. In 2016, the Parliament approved a proposal to completely ban employment of children below 14 in all occupations and processes. The maximum punishment for violation is 2 years and a fine of 50,000 rupees. आप 14 साल के नीचे की कोई भी बच्चे को किसी भी तरह के एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, उसे किसी भी तरह का काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। अगर कर रहे हैं देन इट्स ए क्राइम, उसके लिए आपको 2 साल की सजा हो सकती है और 50,000 का फाइन भी हो सकता है। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोपगेशन प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। दिस राइट इज हाउएवर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एंड टू अदर प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन करता है तो ये उसका हक है, वो चाहे अपने मर्जी के हिसाब से किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है क्या। मान लीजिए आप भगवान को पिता समान मानते हैं और मैं मानता हूं कि भगवान तो मेरे दोस्त हैं। आप ये मानते हैं कि भगवान को दूध चढ़ाना चाहिए, मैं मानता हूं कि नहीं भगवान को फल चढ़ाना चाहिए। हम दोनों के बीच एक डिफरेंस है, लेकिन हम दोनों के पास ये अधिकार है कि हम अपने हिसाब से भगवान की पूजा कर सकते हैं। उसी तरह प्रोपागेट भी कर सकते हैं अपना धर्म और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। प्रोफेशन का मतलब ये होता है कि मैं खुलेआम ये बोल दूं कि मैं इस धर्म से ताल्लुकात रखता हूं, मैं इस धर्म का व्यक्ति हूं। आप चाहे तो प्रोफेस कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। फर्दर द स्टेट इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू रेगुलेट और रेस्ट्रिक्ट एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटी व्हिच मे बी एसोसिएटेड विथ रिलीजियस प्रैक्टिस। अब आते हैं आर्टिकल 26 पे, जो कि बताता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। इसके हिसाब से एवरी रिलीजन शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। हर एक धर्म के पास ये अधिकार है वो एक इंस्टीट्यूशन बनाए रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए, और टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। वो खुद का मैटर्स को खुद मैनेज कर सकती है। जहां तक धर्म की बात हो रही है, it can own and acquire movable and immovable property and it can administer such property in accordance with law.
आर्टिकल 27 बोलता है फ्रीडम as to payment of taxes for promotion of any particular religion. It provides that no person shall be compelled to pay any taxes for the promotion and maintenance of any particular religion or religious denomination. आप जब टैक्स देते हैं तो वो टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट उस टैक्स को देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में यूज करता है, वीकर सेक्शन को सब्सिडी भी उसी पैसे से जाता है। तो यहाँ पे सरकार ये कह रही है कि आप जो टैक्स दे रहे हैं आप वो देश की भलाई के लिए दे रहे हैं, आप वो टैक्स किसी भी धर्म का प्रमोशन या फिर मेंटेनेंस के लिए नहीं दे सकते। अब आते हैं आर्टिकल 28 पे, जो कि बोलता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। इसके अंडर नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। अगर स्टेट के फंड से कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चल रहा है तो वहां पे ये आप जाके ये नहीं कह सकते हो कि हिंदू धर्म के हिसाब से ये करो, इस्लाम के हिसाब से वो करो। वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना बैन है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन को 4 तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है इंस्टीट्यूशंस होली मेंटेन्ड बाय स्टेट, यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। फिर आता है इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट बट एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी एंडाउमेंट और ट्रस्ट, यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना परमिटेड है। फिर आता है इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट एंड इंस्टीट्यूशंस रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना परमिटेड है पर एक वॉलंटरी बेसिस पे, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। आर्टिकल 21 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्कृति अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, उन सब की लैंग्वेज अलग होती है, कल्चर अलग होती है। तो हर एक कल्चर हर एक लैंग्वेज हर एक कल्चर के लोगों के पास अपनी संस्कृति को कंजर्व करने का अधिकार है। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट or culture of its own shall have the right to conserve the same. No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of the state funds. फिर आता है आर्टिकल 30 which talks about right of minorities to establish and administer educational institutes. All minorities whether based on religion or language shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. हर एक माइनॉरिटी चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज हो या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, सबके पास ये अधिकार है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकें। द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डिस्क्रिमिनेट ऑन ग्राउंड्स दैट इट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ ए माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। जब स्टेट एड देती है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी कि तुम तो माइनॉरिटी हो तुम्हें कम पैसा मिलेगा, मेजोरिटी को ज्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अब आते हैं आर्टिकल 32 पे विच इज अबाउट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हमने फंडामेंटल राइट्स तो डिस्क्राइब कर लिया, लेकिन हम कैसे इंश्योर करें कि ये अच्छे से काम करेगा। मान लीजिए जो गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करेंगे, लेकिन कैसे? अगर हम वो गाइडलाइन सेट नहीं करेंगे, उसके लिए हम कुछ प्लान्स नहीं बनाएंगे तो वो गोल तो यूजलेस हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर कोई आदमी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है या फिर फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाता है तो क्या करना पड़ेगा? इसीलिए आर्टिकल 32 जरूरी है। द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसे B.R. अम्बेडकर साहब ने सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स द सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड अंडर आर्टिकल 32 टू इशू रिट्स ऑफ वेरियस फॉर्म्स। रिट्स के बारे में हम और एक वीडियो बनाएंगे जहां पे हम सारे रिट्स को अच्छे से कवर करेंगे। हाई कोर्ट भी रिट इशू करता है आर्टिकल 226 के अंडर। अब हम आते हैं सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स पे। व्हेन द प्रेसिडेंट proclaims national emergency under Article 352 on grounds of war or external aggression but not armed rebellion, the 6 rights guaranteed by Article 19 are automatically suspended. जो 6 राइट्स होती हैं आर्टिकल 19 के अंडर नेशनल इमरजेंसी के टाइम प्रेसिडेंट चाहे तो उसे सस्पेंड कर सकते हैं। सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड टैप द बेल आइकन टू गेट टाइम टू टाइम अपडेट्स। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड डू वेल।